चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे थे एंड उसमें बोले कि डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल टेरिटरी जो रहती है वो तो इंक्लूड होती है, बट उसके अलावा कुछ और चीज़ें इंक्लूड होते हैं। तो उसमें हमने बोला था कि जो भी अगर दो कंट्रीज के बीच में, भले वो इंडियन कंट्री ना, उसके बीच में अगर एयरक्राफ्ट या वाटर वेसल वगैरह भी ऑपरेट होते हो, तो उस केस में अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं देन इट विल बी कंसिडर इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। सिमिलरली हम बोले कि इंटरनेशनल वाटर्स में भी जो हमारे इंडिया के बाउंड्री में जिसको इंक्लूड करते हैं या जहाँ पे हम लोग फिशिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह कर सकते हैं, वहाँ की भी जो भी एक्टिविटी अगर हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं देन इट विल बी कंसिडर्ड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। और सिमिलरली जितने भी इंडिया के एम्बेसीज है इन फॉरेन कंट्रीज दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। साथ ही में हम एक्सक्लूड क्या कर रहे थे कि फॉरेन कंट्रीज के जो इंडिया में एम्बेसीज वगैरह है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स है दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी। उसके बाद हमने बोला था कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑपरेट करते तो उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो देन क्वेश्चन आता है कि हु आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री वो है who reside or who are located in India plus their economic interest lies in the country। फिर क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तब बोलेंगे जब वो लोग उस कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं प्लस उनकी 3 एक्टिविटीज वो कंट्री में हो रही है। 3 एक्टिविटीज कौन सी थी, तो अर्निंग, कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर एंड एक्यूमुलेशन, वो 3 अगर होते हैं तो हम उस कंट्री में मान लेते हैं। यहाँ तक कि हम लोग ने देखा था। उसके अलावा था कि कुछ लोग भले इंडिया में रह रहे हैं एंड मे बी अर्निंग या स्पेंडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, स्टिल दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो पहला था फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, देन आया फॉरेन स्टाफ और एम्बेसीज और ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स, देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस खुद भी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय भी। बट हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय अगर हमारे यहाँ 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं then they will be considered as normal residents of the country which they are currently residing। उसके बाद था क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, वो भी अगर 1 साल से कम रह रहे तो रेसिडेंट नहीं, बट 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो रेसिडेंट मान लिए जाएंगे। कमर्शियल ट्रैवलर्स भी, जैसे आप लोग ने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा ना, कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या रहते ब्लॉगर्स रहते कि वो इंडिया में आके रील्स बना रहे, इंडिया का सब कुछ दिखा रहे, तो अगर 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हैं देन दे विल बी कंसिडर्ड एज द इंडियन रेसिडेंट या इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट। बट कोई टूरिस्ट ऐसे ही खुद की लीजर के लिए घूमने आया है, वो भले 2 साल घूमता रहे इंडिया में, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट। बट कमर्शियल ट्रैवलर मतलब वही कि कोई ब्लॉगर्स वगैरह है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट्स हमारे यहाँ के। देन सीजनल वर्कर्स और बॉर्डर वर्कर्स भी, जो लोग डेली बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो लोग एक्चुअल में उनका घर जहाँ पे रहता है, जहाँ नॉर्मल रिसाइड करते हैं, वो उनका वहाँ के वो रेसिडेंट माने जाएंगे, ना कि जहाँ पे वो अर्न कर रहे हैं। ये आप लोग देख लेना, कहीं पे कुछ डाउट आता है तो पूछ लेना। देन उस दिन भी अपनी थोड़ी बात निकली थी कि सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट। रेसिडेंटशिप हम लोग नॉर्मली इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं एंड सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट। रेसिडेंट कोई पर्टिकुलर बंदा है या नहीं वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता है, बट सिटीजन है या नहीं वो तो गवर्नमेंट विल डिसाइड, या गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू गिव सिटीजनशिप वगैरह। क्या कर रहे रचित? सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट एंड नॉर्मली सिटीजन यूजुअली कोई भी कंट्री में ऑटोमेटिकली कैसे मिल जाती है, बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, बाय बर्थ मिल जाती है, और सम लीगल प्रोविजंस। जैसे बीच में अदनान सामी था, तो अदनान सामी ने अप्लाई किया इंडिया की सिटीजनशिप के लिए और उसको मिल गई कोई पर्टिकुलर केसेस पे, या कोई लोग बोल रहे कि हमारी कंट्री में हम पे बहुत ऑपरेशन वगैरह हो रहा है तो हम लोग इधर आ जा रहे हैं, और गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को अप्लाई करते हैं एंड उनको मिल सकता है। या बीच में अक्षय कुमार ने भी इंडिया की सिटीजन अप्लाई किया था एंड उनको मिल गई। तो इस तरीके से या तो बाय बर्थ तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है इंडिया में, बट कुछ कुछ केसेस में यू कैन अप्लाई टू द होम मिनिस्ट्री एंड दे विल जो भी असेस योर एप्लीकेशन एंड उनको मेरिट लगता है कि ठीक है ये पर्सन को अपनी इंडिया की सिटीजनशिप दे सकते हैं तो वो लोग दे देंगे। सो इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, या तो बाय बर्थ, उससे तो ऑटोमेटिक है, उस केस में यू नीड नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट। द मोमेंट यू आर बॉर्न इन इंडिया यू विल ऑटोमेटिकली बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया।
बट अ पर्सन आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउस हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन। या बीच में जो अभी लास्ट टू लास्ट ईयर CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उनमें भी उन्होंने बोला था कि जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज के लोग अगर इंडिया में 2014 के पहले से रह रहे हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप एंड वी विल प्रोवाइड देम सिटीजनशिप। तो इस तरीके से बाय बर्थ तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, अदरवाइज यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गेट सिटीजनशिप। रेसिडेंटशिप के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता है, मतलब ये इकोनॉमिक्स वाले सिटीजनशिप के लिए बात, रेसिडेंटशिप के लिए बात कर। क्या बोले? शादी से आई एम नॉट श्योर, मेरे को नहीं पता, मिल जाता है क्या? हाँ इंडिया नहीं, बाकी कंट्रीज का तो नहीं, बाकी तो कंट्रीज में बहुत जगह बाय बर्थ भी नहीं मिल जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ, शादी का मुझे नहीं पता पक्का। एंड सिटीजनशिप वो भी है ना, जैसे इंडिया डज नॉट अलाउ ड्यूअल सिटीजनशिप, तो आप मतलब US की लड़की से शादी कर रहे हो तो उसको अपनी वहाँ की सिटीजनशिप गिव अप करना पड़ेगा तो ही शी कैन बिकम इंडियन सिटीजन। तो अगर वो गिव अप नहीं करेगी तो इंडिया की तो नहीं बनेगी। जबकि हम लोग जो रेसिडेंटशिप पढ़ रहे हैं दैट इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन, कि मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, कंजम्पशन एंड एक्यूम। बेटा 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 क्या हो गया आपका कल? हाँ क्या बोले? अच्छा अच्छा, तो वो आप बाद में डिस्कस कर लेना ना, अपना वैसे भी इकोनॉमिक्स में सिटीजनशिप आएगा ही नहीं, ये तो ऐसे बस बात निकली तो निकल गई, बाकी रेसिडेंटशिप पे ही पूरा हो रहा है। सो रेसिडेंटशिप इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही हम लोग ने जो 3 बोला था कि अर्निंग, कंजम्पशन एंड एक्यूमुलेशन। An individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period more than 1 year and center of economic interest also lies in that country। और center of economic interest का हम लोग ने definition देख लिया था। So यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि Chinese living in India for more than 1 year is a normal resident of India, however is not a citizen or national of India as he does not hold citizenship। तो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं who are residents of India बट नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सिमिलरली इंडियन सिटीजन भी हो सकता है कि दुबई में जॉब कर रहा है, जिसको हम लोग बेसिकली NRI बोलते हैं। सो NRIs आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बट दे आर नॉट रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो रेसिडेंटशिप एंड सिटीजनशिप दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। जब हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमको रेसिडेंटशिप से मतलब है, ना कि सिटीजनशिप से, क्योंकि सिटीजन मतलब तो बस लीगली वो कौन से कंट्री का है या कौन सी कंट्री का वो पासपोर्ट होल्ड करता है। रेसिडेंटशिप से एक्चुअली पता चलता है कि वो कहाँ की इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है या वो जो अर्न कर रहा है वो कौन सी इकोनॉमी के GDP में ऐड होना चाहिए। यहाँ पे वही एग्जांपल दिया कि NRI इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट अ रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्स। तो इट मीन्स अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। सो बेसिकली सिटीजन वो रहेगा कि जो जहाँ का पासपोर्ट होल्ड कर रहा है एक तरीके से, एंड रेसिडेंट वो है कि जहाँ पे वो अपना कमर्शियल एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहा है। नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोग को समझ गई और नॉर्मल रेसिडेंट, इससे हम लोग निकाल सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी हुआ, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हुआ दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट located in the economic territory irrespective of the fact whether carried out by the residents or non-residents। तो इंडिया में अगर एप्पल कंपनी ने कुछ प्रोडक्शन किया है, इंडिया में अगर एप्पल कंपनी ने कुछ प्रोडक्शन किया है तो वो जितना भी वो प्रोडक्शन से इनकम वगैरह होगी या प्रोडक्शन होगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इंडिया GDP। तो अब हम लोग ये नहीं देखेंगे कि एप्पल इंडियन कंपनी है या नहीं है। सिमिलरली ये किसकी बात हो रही है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक वर्ड ही वो है कि आप फिजिकल बाउंड्रीज से देख रहे हो कि कौन सी फिजिकल बाउंड्रीज में ये काम हो रहा है। तो सिमिलरली इंडिया का TCS अगर उसकी US में कोई सब्सिडरी है या US में भी उसके ऑपरेशंस है और वहाँ के जो भी ऑपरेशन है वो अर्निंग कर रही है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हम लोग पहले ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या इंक्लूड होता है? प्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब हम उसका कहाँ का है वो नहीं देखेंगे, फिजिकल प्रेजेंस कहाँ पर है वो हम लोग देखेंगे।
इट मीन्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फॉरेन नेशनल्स लाइक होंडा, पेप्सी या जो भी फॉरेन कंपनीज है, एंड बाय इंडियन नेशनल विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते समय ये देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ कि नहीं हुआ, किसने प्रोड्यूस किया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रहा है तो हम लोग उसको इंक्लूड कर देंगे। ऑब्वियसली इट शुड बी प्रोड्यूस बाय ऑर्डिनरीली रेसिडेंट पर्सन्स। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन की सिटीजनशिप हो सकती कहीं और की हो, या कंपनीज है तो उनका भी इनकॉर्पोरेटेड में भी कहीं और हो, बट इंडिया में लोकेटेड है और इंडिया में अपनी एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं, तो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते समय हम भेदभाव नहीं करते कि नेशनल है या नॉन नेशनल है। इंडिया का है कि इंडिया के बाहर वाले ने इंडिया में प्रोडक्शन किया उससे मतलब नहीं। एज फार एज प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन इंडिया। रचित बेटा क्या कर रहे हैं? हाँ नहीं कुछ तो कर रहे हैं ना, अगर नहीं कर रहे तो फिर सुनो मेरा, घर वाली फीलिंग दे देते यार, घर पे कोई नहीं सुनता तो इधर तो एज फार एज प्रोडक्शन इंडियन टेरिटरी में हो रहा है विद इन इंडियन बाउंड्रीज या डोमेस्टिक टेरिटरी में, इट डज नॉट मैटर वेदर द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द इंडियंस या फॉरेन सिटीजन्स या फॉरेन कंपनीज। ये हम लोग बात करें सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए। एंड द मनी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक इनकम। मनी वैल्यू भी क्या होता है थोड़ा आगे बाद में देख लेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, ऐसे मत देखो, बोले आगे देख लोगे तो 20% में नहीं। Now the concept of normal resident help to estimate national product. National product includes production activities of normal resident irrespective of the fact whether performed within the economic territory or outside it. अब क्या हो गया कि कोई अगर इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट है वो बाहर अर्न कर रहा है तो उसकी भी इनकम हम लोग कहाँ पे इंक्लूड कर देंगे? इंडिया के नेशनल प्रोडक्ट में। इंडिया के नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम बाद में और देखेंगे। अब तुम्हारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर क्या हो गया बेटा? आगे हम लोग देखेंगे एक डोमेस्टिक कंसेप्ट है विच इज बेस्ड ऑन द फिजिकल बाउंड्रीज या जोग्राफिकल बाउंड्रीज, और एक नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम कंसेप्ट है विच इज बेस्ड ऑन द नेशन, कि कौन से नेशन से बिलोंग करता है। फैक्टर इनकम, ये तो हम लोग को पता है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, वो चारों के यूज से या वो चारों के इन्वॉल्वमेंट से जो भी इनकम होती है दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम refers to income received by factors of production for rendering factor services in the production process. इनफैक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस ही वो है कि जहाँ पे इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और उनका रिवॉर्ड है हम लोग का रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आप लोग को याद होगा कि लैंड सारे नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज सभी लैंड में इंक्लूडेड है। सो मिनरल्स विल आल्सो बी पार्ट ऑफ लैंड ओनली। सो मिनरल्स का रॉयल्टी वगैरह दे रहे तो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली कैपिटल में आपका टेक्नोलॉजी वगैरह भी आ जाता है, तो टेक्नोलॉजी पे रॉयल्टी या कुछ दे रहे हैं, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इंटरेस्ट। नाम इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट बोलते हैं, बट इट इज नॉट जो मनी पे सिर्फ देने वाला इंटरेस्ट है, इट इज अ वाइडर टर्म। सिमिलरली रेंट इज ऑल्सो वाइडर टर्म। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने के लिए आप पेमेंट कर रहे हो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द रेंट। तो जहां पर आप कुछ काम कर रहे हो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं एंड उसके बदले में जो इनकम मिल रही है उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम, जहाँ पे 2 वे यहाँ पे रहता है, जो शर्मा सर यूजुअली पढ़ाते हैं कि एक ने गुड्स सर्विसेज या कुछ दिया है एंड उसके बदले में कुछ मिल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायलैटरल इनकम, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ तो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब आपको आपके पेरेंट्स ने 100 रुपये दे दिया, सो इट इज योर इनकम, बट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फैक्टर इनकम या इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बायलैटरल इनकम।
आपको पैसे मिले आपके पेरेंट्स से, बट उसके बदले में आपने उनको कुछ नहीं दिया, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बायलैटरल इनकम. So factor income of normal resident of a country is included in the national income. जो भी नॉर्मल जो भी नॉर्मल रेसिडेंट है उनकी जो इनकम है. अब क्या नॉर्मल रेसिडेंट बाहर जाके पैसे अर्न कर सकते हैं क्या? सो फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, उसने 2 महीना मैच खेला बाहर एंड वहां से इनकम अर्न कर रहा है, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. Whether it will be included in the domestic income? डोमेस्टिक इनकम में वही इंक्लूड होता है जो हमारे टेरिटरी में हुआ है. क्यों नॉर्मल? हाँ, एक सेकंड. नॉर्मल रेसिडेंट जो है, नेशनल जो है जहाँ का, उसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ का नेशनल है, वहीं पे ही वो इनकम इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में, है ना. और फॉरेनर भी आके यहाँ पे मैच खेलता है तो डोमेस्टिक इनकम के लिए इंक्लूड कर देंगे, नेशनल में नहीं करेंगे. डोमेस्टिक ये नहीं देखते कि नेशनल है कि नॉन नेशनल है. It should be noted that factor incomes and factor payments are the two sides of the same coin. It is factor income from the point of view of the owners of factors of production, while it is factor payment from the viewpoint of producers of goods and services. Basically आप factor income को include कर रहे हैं, factor payment एक ही है, कोई उसको दे रहा है, किसी को वो मिल रहा है. नेक्स्ट इज ट्रांसफर इनकम. तो जिस इनकम में आप कोई एनी प्रोडक्टिव सर्विस आप नहीं दे रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफर इनकम. इसको हम लोग यूनिलैटरल इनकम भी कहते हैं, या इट इज एन यूनिलैटरल कंसेप्ट. क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि किसी को इनकम तो हो रही है, पैसा तो किसी को मिल रहा है, बट उसके बदले में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज देना नहीं पड़ रहा है, या कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देना नहीं पड़ रहा है, या कुछ फैक्टर सर्विसेज देना नहीं पड़ रहा है. तो ऑब्वियसली वो इनकम एक तरीके से लैंड लेबर वेजेस या रेंट इंटरेस्ट वेजेस एंड प्रॉफिट के रूप में भी नहीं आएगी, वो उसका नाम भी कुछ और रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपको लॉटरी लग गई, तो डेफिनेटली इट इज अ नेशनल इट इज अ इनकम, बट इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम, क्योंकि वो बायलैटरल नहीं है. इट विल बी कॉल्ड एज यूनिलैटरल इनकम. हाँ, अनअर्न्ड इनकम. Unearned income is not included in the national income as it does not reflect any production of goods and services. वैसे जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तब बताऊंगा, बट बेसिकली टेक्निकली नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या रहेगी? तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, अपन अभी डोमेस्टिक नेशनल वाला नहीं पढ़ रहे, बट इन जनरल अगर हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं या जीडीपी की बात करते हैं, तो इट मीन्स सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. अब एक इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो अब गुड्स अलग अलग यूनिट्स में भी होंगे. लेट्स से 100 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज प्रोड्यूस्ड एंड 1000 केजीज ऑफ व्हीट वाज प्रोड्यूस्ड, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड देम. 1000 केजीज व्हीट प्लस 100 लीटर्स मिल्क को हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे. और ये तो हमने 2 यूनिट बात किया, अभी तो और मतलब मान लो 1000 मीटर कपड़ा बना, ऐसे अलग अलग यूनिट्स रहेंगे. तो अलग अलग यूनिट्स को हम लोग ऐड नहीं कर पाते, इसलिए सिर्फ उसको हम लोगों को एक बोलने के लिए, हम लोग उसको मेजर करने के लिए उसको मनी में कन्वर्ट करते हैं. नेशनल इनकम को सिर्फ मेजर नहीं हो पाता है, ऐड नहीं हो पाता है ड्यू टू डिफरेंट यूनिट, तो सबको कॉमन यूनिट में लाने के लिए क्या करते हैं, उसकी एक मनी वैल्यू निकाल लेते हैं एंड देन उसको ऐड करके वी एक्सप्रेस नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी. बट इन रियलिटी नेशनल इनकम इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो सिर्फ उन्हीं चीजों को हम लोग इंक्लूड करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम जहाँ पे कुछ तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है. तो इसीलिए यूनिलैटरल इनकम या ट्रांसफर इनकम के केस में देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and hence those incomes are outside the purview of the national income. तो नेशनल इनकम आपको कहीं पे भी मिली, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी है या अब्रॉड है, कोई भी है, यूनिलैटरल इनकम अगर है, मतलब एक जन पैसे दे रहा है या एक जन को पैसे मिल रहे हैं, पर उसके बदले में जिसको पैसे मिल रहे हैं वो कोई भी सामने सर्विसेज नहीं दे रहा है, इन दैट केस इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ओल्ड एज पेंशन, ये मैं खास बता देता हूँ, आप लोग लिख लो. ओल्ड एज पेंशन इज नॉट इंक्लूडेड, बट जो नॉर्मल पेंशन है, नॉर्मल पेंशन
इज फैक्टर इनकम. देयर इज डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल पेंशन या सिर्फ ओनली पेंशन लिखा रहेगा, है ना. सादा डोसा को हमेशा सादा डोसा बोलेंगे जरूरी नहीं, ओनली डोसा बोला तो सादा डोसा. सही है ना. सो पेंशन या नॉर्मल पेंशन है वो क्या रहता है कि आपने 25 साल 30 साल जो भी सर्विस किया, आप रिटायर हो गए एंड देन आपको मिलता है. तो वो क्या है, एक तरीके से अगर आप सर्विस नहीं करते तो आपको तो पेंशन भी नहीं मिलता. तो दैट पेंशन इज काइंड ऑफ पार्ट ऑफ योर सैलरी ओनली. तो आपने जो आपका लेबर दिए हो उसके बदले में ही आपको पेंशन मिल रहा है. सो पेंशन इज अ फैक्टर इनकम. भले आप उस समय जॉब नहीं कर रहे हो, बट एक तरीके से आपने जो पिछले 35 साल 40 साल जो भी जॉब किया उसके बदले में आपको ये पेंशन दिया जा रहा है. सो नॉर्मल पेंशन इज अ फैक्टर इनकम. बट ये ओल्ड एज पेंशन है, वो ओल्ड एज पेंशन तो irrespective of the fact whether you have worked or not, just because you are old या just because you have crossed जो भी 58 या 60 जो भी गवर्नमेंट की लिमिट है, आप सीनियर सिटीजन हो इसलिए आपको पेंशन दे दिया जा रहा. आपने भले गवर्नमेंट की सर्विस की हो या नहीं की हो, या अभी जैसे लाडकी बहन योजना में 1500 सबको मिल रहा है. सो इट इज ट्रांसफरिंग. क्या हो गया, सबको नहीं मिल रहे. 500 नहीं हो, 1500 ही है. कब से? नहीं, जुलाई में तो 1500 मिल गए. सो ट्रांसफर इनकम कौन सी है, जिसके लिए आपने कुछ काम नहीं किया है. तो ओल्ड एज पेंशन आपको क्वेश्चन में भी आएगा, तो खास ध्यान रखना. ओल्ड एज पेंशन रहेगा तो आपको इंक्लूड नहीं करना है, बट पेंशन लिया है, आगे आप लोगों को अलग अलग वेज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आएगा. तो उसमें एक रहता है कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, मतलब जो सैलरी, तो उसमें ना सिर्फ सैलरी आता है, बोनस वोनस सब कुछ आ जाता है. तो उसमें जो नॉर्मल पेंशन है उसको भी हम खर्चे में गिनते हैं या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करते हैं. बट ये जो ओल्ड एज पेंशन है उसको हम लोग नहीं करते. सो ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है. ये स्कॉलरशिप वो मत समझो आप कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा और आपको स्कॉलरशिप मिली. आजकल जो ऐसी स्कॉलरशिप दे देती है कि कास्ट के बेसिस पे या कुछ वैसे, वो वाली स्कॉलरशिप है कि एवरीवन इज एलिजिबल फॉर दैट. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगार भत्ता, कि गवर्नमेंट का यूजुअली काम है कि सबको एम्प्लॉयमेंट देना है, बट स्टिल गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ठीक है हमारे पास आप रजिस्टर कराओ, आपको मंथली कुछ अमाउंट हम आपको दे देंगे जिसके बदले में आपको काम नहीं करना है. सो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. अगेन उसके बदले में आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपको फ्री में इनकम मिल रही है. सो दैट विल बी पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम एंड देन योर पॉकेट मनी. सो ये जो बोला रिटायरमेंट पेंशन या नॉर्मल पेंशन जो है, इट इज अ डेफर्ड वेज पेमेंट. मतलब क्या, आपकी सर्विस का कुछ पोर्शन, आप जो सर्विस दे रहे हैं उसका कुछ अमाउंट तो आपको सैलरी के बदले सैलरी के रूप में आज ही दे दिया जा रहा है, बट कुछ पोर्शन उसको डेफर करके पेंशन के रूप में आफ्टर यू लीव द जॉब आपको मिलेगा. सो ये जो रिटायरमेंट पेंशन है या नॉर्मल पेंशन या पेंशन बोलेंगे, तो इन दैट केस आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. बट अगर ओल्ड एज पेंशन बोला स्पेसिफिकली, देन इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम. टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम. ये भी खास ध्यान देना. अपन भले बोलते कि हम टैक्स इसलिए पे करते कि गवर्नमेंट उसके बदले में हमको रोड बना के देती है, डिफेंस में खर्च करती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, बट गवर्नमेंट इज नॉट मतलब डायरेक्टली आंसरेबल टू अस फॉर दैट. सेकंड, आपने 1 लाख रुपए अगर टैक्स में भरे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 लाख की सर्विस गवर्नमेंट से मिलेगी. तो देयर इज नो कोरिलेशन कि जितना आपने दियो एग्जैक्ट उतना ही आपको मिलेगा. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप 1 लाख का टैक्स भरे और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, और कई लोग कुछ भी नहीं पे कर रहे हैं, स्टिल दे आर रिसीविंग जो भी सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट वर्थ ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज. तो इसीलिए जो टैक्सेशन भी है, भले गवर्नमेंट टैक्स से कमाती है एंड उसका तुरंत खर्च कर देती है, बट स्टिल गवर्नमेंट के लिए इट इज अ ट्रांसफर इनकम, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट लायबल कि आपने जितना लिया एग्जैक्टली उतना ही आपको वापस देना है, ये गवर्नमेंट सर्विस नहीं देगी तो टैक्स नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है. इसीलिए टैक्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ट्रांसफर इनकम. सिमिलरली गवर्नमेंट सब्सिडी भी पे करती है, सो दोज आर ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि उसके बदले में गवर्नमेंट को डायरेक्ट कुछ नहीं मिल रहा है. डेफिनेटली हम लोग को कुछ करेंगे तो सब्सिडी मिलेगी. लेट्स से गवर्नमेंट बोल रही है कि आप सोलार लगाओ एंड आपको सब्सिडी मिलेगी, बट
सोलार हमको लगाना पड़ रहा है, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस। एक मिनट, अच्छा तुम इधर हो क्या? एक मिनट, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। तो इसीलिए जो सब्सिडी भी हमको मिलती है, दैट इज आवर इनकम, नो डाउट, दैट इज आवर इनकम, बट इट इज नॉट ट्रांसफर इनकम। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, कहाँ का टैक्स, क्या बोल रहे हो? सब्सिडी दी है तो उसका टैक्स? नहीं, सब्सिडी में से टैक्स थोड़ी लगता है बेटा। आपको सोलार की अगर सब्सिडी मिली तो उसमें आप गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ देते हो? हाँ हाँ, अर्न किया उसका आधार देना पड़ता है ना। कैसे अर्न किया? नॉर्मल रेगुलर से इनकम से ना, रेगुलर आपकी एक्टिविटी से। हाँ, नहीं तो आप क्या कहना चाहते हो, उसको फैक्टर इनकम बोला जाए वैसा? गवर्नमेंट कुछ नहीं करी ना बेटा, जिसको पैसे मिले उसने करना चाहिए कुछ। सुनो, आपके पापा अर्न करते हैं, आपके पापा जितना अर्न करेंगे आपको पैसा मिलेगा, आपको उतनी पॉकेट मनी बढ़ा देंगे ना। क्या क्या? हाँ मैं भी बोल रहा हूँ, आपके पापा भी जितना अर्न करते हैं उसमें थोड़ा अमाउंट आपके पॉकेट मनी के लिए निकाल देते हैं, आप ले लेते हो, तो आपकी इनकम थोड़ी ना हुई। हाँ तो वही बस, गवर्नमेंट की भी वो इनकम नहीं हुई, भले गवर्नमेंट को मिल रहा है। गवर्नमेंट कुछ नहीं किया ना, जैसे आपने कुछ नहीं किया पापा के लिए, वैसे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। चलो बेटा। हाँ हाँ, गवर्नमेंट सब चीज प्रोवाइड कर रही है, वो तो आप भी पापा के लिए कुछ तो कर रहे हो, बट पापा ने पैसे दिए इसलिए कर रहे हैं क्या आप तो अपने दिल से कर रहे हो ना, तो गवर्नमेंट भी अच्छी है, वो दिल से करती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट को जितना टैक्स मिलता है उससे ज्यादा खर्च कर देती है, बट टैक्स दिया इसलिए करती है ऐसा नहीं है। ठीक है, वेदर इट विल कलेक्ट टैक्स और नॉट, वो तो खर्च करेगी वैसा है। एंड टैक्स जितना कलेक्ट किया एग्जैक्ट उतना खर्च करेगी वो भी जरूरी नहीं है, तो इसलिए। तो इनकम दो टाइप की रहती है, वन इज फैक्टर इनकम, अनदर इज ट्रांसफर इनकम, या फैक्टर पेमेंट रहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट रहते हैं। फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट जब भी होता है, दे विल बी इंक्लूडेड while कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। एंड जो ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर पेमेंट्स है, दे विल बी नॉट इंक्लूडेड और दे विल बी एक्सक्लूडेड while कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफर इनकम है दैट इज एन यूनिलैटरल कंसेप्ट, जहाँ पे एक पार्टी को तो पैसा मिलता है या एक पार्टी पेमेंट करते हैं, बट उसके बदले में दूसरी पार्टी कुछ ऑब्लाइज नहीं है। और हम लोग को तो ये देखना, नेशनल इनकम यानी इनकम की बात नहीं होती है, नेशनल इनकम तो वो है कि कुछ गुड्स का सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है इन केस ऑफ ट्रांसफर इनकम, दैट्स व्हाई एनी ट्रांसफर इनकम्स विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। अब ट्रांसफर्स दो प्रकार के होते हैं, करंट ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर आर मेड आउट ऑफ इनकम, इनकम मतलब जो आपको रेगुलर में मिल रहा है, ये एक तरीके से फ्लो, आपका जो फ्लो है उसमें से की बात हो रही है। एंड कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ द वेल्थ, मतलब ये आपका जो स्टॉक है, वेल्थ इज अ स्टॉक कंसेप्ट, इनकम इज द फ्लो कंसेप्ट। तो आपका जो रेगुलरली फ्लो हो रहा है इनकम, उसमें से कुछ आप खर्च कर रहे हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज करंट ट्रांसफर। बट आपका पैसा पड़ा था और वन टाइम में कुछ कभी कभार कोई खर्च कर रहे हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर्स आर जनरली रेगुलर इन नेचर, जनरली, हाँ ऐसे जरूरी नहीं कि जो रेगुलर है वही करंट है, बट यूजुअली करंट ट्रांसफर रेगुलर इन नेचर रहते हैं या रिकरिंग इन नेचर रहते हैं, while capital transfers are irregular. Current transfers are meant for consumption purpose, whereas capital transfers are meant for capital formation. Capital formation मतलब एक तरीके से asset create होगा, usually asset create होगा, ये liability कम होगी आपकी।
एग्जाम्पल्स ऑफ करंट ट्रांसफर्स, ये एक तरीके से गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि जो ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट करती है वो एक तरीके से क्या रहेगा। तो करंट ट्रांसफर में क्या रहेगा, ओल्ड एज पेंशन है, गिफ्ट्स है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, एटसेट्रा। एंड कैपिटल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन्स टैक्स, वॉर डैमेजेस एटसेट्रा, कि गवर्नमेंट ने किसको इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रांट दिया, तो वो तो वन टाइम रहेगा, एवरी मंथ या वैसे नहीं रहेगा। बट पेंशन जैसे फॉर एग्जांपल है ओल्ड एज पेंशन, तो वो रेगुलरली देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रेगुलरली देगी, गिफ्ट तो दे रही है बट सामने वाले का कुछ असेट क्रिएट हो रहा है वो जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, वैसा कुछ ईयर से कुछ मत देखो, ईयर से मत, वो कंफ्यूजन हो जाएगा, वो मतलब सब चीजें ईयर्स के उसमें बैठेगी नहीं फ्रेमवर्क में। See, देखो टैक्स माफ किया ना, इट इज टेक्निकली नॉट एन आउटफ्लो ना, सो इट इज नॉट एट ऑल ट्रांसफर। आउटफ्लो ही तो नहीं हुआ, इनफ्लो नहीं हुआ, वैसा हुआ बट आउटफ्लो तो नहीं हुआ। हाँ, वो मतलब ये है कि जनरली वो भी आपका कोई सर्विसेज एज सच आपने नहीं दिया, इट इज गिवन फॉर योर इंटेलिजेंस। यू हैव नॉट रेंडर्ड एनी सर्विस ना, प्रोडक्टिव सर्विस आपने कुछ नहीं दियो। हाँ, द कंपनी विल इंक्लूड दैट इन द वेजेस काइंड ऑफ, कि इससे इनको फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम का आप लोग पढ़ लेना। बस ये ध्यान देना है कि फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम, बेटा 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 बातें मत करो। फैक्टर मैं कल से बुला लूंगा, टेंशन मत लो, किसी एक जन खड़ा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम रहो या डोमेस्टिक इनकम रहो, उसमें इंक्लूड होगा। ट्रांसफर इनकम कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होगा। एंड फैक्टर इनकम इज एन अर्निंग कंसेप्ट, कि जहाँ पे कोई पर्सन कुछ कर रहा है एंड उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है। एंड ट्रांसफर इनकम इज जस्ट रिसीट कंसेप्ट, कि पैसा तो मिल रहा है, पैसा तो रिसीव हो रहा है बट उसका कुछ करना नहीं पड़ रहा, यू हैव नॉट अर्नड इट। चलो, अब फाइनल गुड्स, यहाँ पे हम लोग ने फाइनल गुड्स की बात किए थे। All things that satisfy human wants are called goods, या anything that possesses utility, ये वही है ना, satisfy human wants यानी वही utility की definition है, want satisfying power of a commodity। So anything that can satisfy wants are called goods। और जब goods and services की अगर definition लेते हैं, services की भी definition same है, anything that can satisfy wants is services। then goods and services में difference इतना रहेगा, goods have material existence, services do not have material existence। सो इकोनॉमिक्स में यूजुअली हम लोग, हो गया, आप बोल दिया करो ना, मैं रुक जाऊंगा, उसमें क्या है, सभी लोग रुक जाएंगे। सृष्टि रुक जाओगे ना? हाँ, नहीं रुकोगे? रुक जाओगे ना? सृष्टि रेडी है, सृष्टि आसपास वालों को ही मना लेती फिर, है ना? हाँ, क्या बोले? तो कर लो ना बेटा, यहाँ रिमोट वगैरह होगा तो कर लो, या नीचे जाके बोल दो जैसा। आप एक काम करो बेटा, अभी ना आप दूसरे कोई एसी के पास बैठ जाओ उधर, क्यों यहाँ बहुत ज्यादा लोगों को गर्मी हो रही है, फिर लोग बातें कर करके हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप उधर चले जाओ बेटा, हमारे साइंस के स्टूडेंट्स है बेटा, बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं। चलो, सो गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन वही है कि एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज गुड्स एंड सर्विसेज। एंड गुड्स एंड सर्विसेज में हमको अगर डिस्टिंग्विश करना है तो गुड्स हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस, दे कैन बी सीन, फेल्ट, टच्ड,
एंड सर्विसेज डू नॉट हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस, बट अदरवाइज इकोनॉमिक्स के पर्पज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज आर सेम. On the basis of end use of goods, they can be mainly classified into two heads, final goods and intermediate goods. हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड अलग अलग से? क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे फाइनल गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करते हैं एंड इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करते. इससे पहले भी हम लोग ने ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में अलग अलग क्यों किया डिस्टिंग्विश? क्योंकि फैक्टर इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को नहीं करते. सो अभी ये चैप्टर में हम लोग सब बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ ले रहे हैं जो आगे जाके हम अप्लाई करते हुए नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे. पहले हम लोगों ने डोमेस्टिक टेरिटरी देख लिया, देन बाद में इनकम के दो टाइप्स देखा, हाँ इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी. देन हम लोग ने दो टाइप्स ऑफ इनकम्स देखा एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, मेनली फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स. आगे हम लोग देखेंगे फाइनल गुड्स विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड, या they are not considered. Final goods refers to those goods which are used either for consumption or for investment. Usually ये consumption किसका consumption हम लोग बोल रहे हैं? Households का. मतलब कोई मिठाई वाला है और वो दूध ले रहा है तो मिठाई बनाने के लिए तो हम बोलेंगे उसने भी दूध कंज्यूम किया, मिल्क वॉज कंज्यूम. बट हम लोग ये कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअली खुद के यूज के लिए कंज्यूम कर रहा है. और यूजुअली खुद के यूज के लिए कौन कंज्यूम करते हैं? हाउस होल्ड ही कंज्यूम करते हैं. तो हम लोग सिर्फ हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात कर रहे हैं. सो गुड्स ईदर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट. तो गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज फाइनल कंजम्पशन. अब कंज्यूमर चाहे कुछ भी खरीदे, कंज्यूमर अगर फ्रिज खरीद रहा है तो वो वैसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहा है, मतलब एक बार में उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो जा रहा है, बट वो भी हम लोग कंजम्पशन में ही मानते हैं. तो हाउस होल्ड का तो एक तरीके से कैपिटल गुड हो या कंज्यूमर गुड हो, कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड की सेपरेट डेफिनेशन है. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी गुड्स हाउस होल्ड खरीद रहा है उसको हम लोग कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है मान लेंगे. कौन बोला? हाँ हाँ इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं उसको. नहीं होगा इंटरमीडिएट गुड्स. आप हलवाई के लिए बोल रहे हो ना? हाँ नहीं होगा ना, रॉ मटेरियल नहीं होगा. सो फाइनल गुड्स इंक्लूड. हाँ नहीं आवाज आ रही बेटा. रिमोट यहाँ है क्या? है क्या इधर? ले लो ना बेटा, ले. उसमें मुझे क्या पूछना है? अभिनव के साथ आप देख लेना, मैं नहीं पढ़ूंगा बीच में. क्या आप देख लेना, मैं पढ़ू क्या बीच में? बताओ. हाँ क्या बोल रहे हैं? आप एडजस्ट कर लोगे ना? आपको वैसे भी वहां का कहाँ ठंडी पड़ रही है, इधर की पड़ेगी ना. हुआ क्या भाग्यश्री? वोल्टास का ये ना रिमोट बराबर है, नहीं हो रहा है बंद. चलो. एंड गुड्स परचेज बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट. मतलब एक तरीके से जो फर्म की बैलेंस शीट में चीजें आती है, फर्म है तो ऑब्वियसली बिजनेस है, उसकी बैलेंस शीट भी बनेगी. तो जो भी चीजें वो खरीदता है जो एंड में हमको बैलेंस शीट में दिखने वाली है, दे विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स, या उसको हम लोग मानेंगे कि वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है. सो हाउस होल्ड अगर है तो हाउस होल्ड तो जो भी खरीद रहा है उसको हम लोग फाइनल गुड्स ट्रीट करते हैं. बट एज फार एज फर्म्स आर कंसर्न, तो फर्म
जो भी चीजें खरीद रहा है जिससे उसका कैपिटल फॉर्म हो रहा है, या हम लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर इट विल बिकम पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स। क्या हो गया यश, नहीं जम रहा क्या कुछ? आपको स्टॉक के लिए तो दिक्कत नहीं है कि सर स्टॉक भी तो असेट है, फिर वो फाइनल गुड हुआ कि रॉ मटेरियल हुआ? नहीं, उदय आपको भी नहीं है ना? हाँ बताओ ना, सर्विसेज का अब भी निकाल देते हैं कंफ्यूजन। हाँ हाँ, तो वो ह्यूमन को खरीदेगी भी तो नहीं ना? हाँ, एम्प्लॉय खरीदती है बट उसको जो पेमेंट देती है वो तो अपने P&L में डालती है ना, बैलेंस शीट में थोड़ी डाल देगी। सोचो और भी कुछ आता है तो बताओ। हाँ वही तो आगे, दैट विल बी फाइनल गुड्स। वैल्यू एडिशन ऐड करते हैं, सिर्फ वैल्यू एडिशन ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करते। उसकी सिर्फ वैल्यू एडिशन ऐड करेंगे, वो नहीं करेंगे। और एक टाइम मतलब पीछे पीछे जाओगे तो ऐसे आएगा कि गुड्स तो हमको सारे फ्री में मिलते हैं, जो है वो वैल्यू एडिशन ही सिर्फ होता है। मतलब किसान के लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं है, मतलब दाना है, दैट इज तो वेरी नेग्लिजिबल, सीड्स का कॉस्ट। तो जो भी वो गेहूं बेच रहा है मान लो, सो दैट इज लेबर एंड लैंड का कॉस्ट ना, उसमें रॉ मटेरियल कुछ था ही नहीं एक तरीके से। तो जितना पीछे पीछे जाते जाओगे अल्टीमेटली यू आर ओनली एडिंग द वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इज द सम ऑफ दिस 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज, दिस नथिंग कॉल्ड रॉ मटेरियल। इसलिए 11th में अगर आपको याद होगा तो अपन रॉ मटेरियल को कहीं लेते ही नहीं, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन नॉन फैक्टर उसको मानते हैं रॉ मटेरियल को। सो फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो बेटा रचित नहीं ना यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? एक तो आपको बात करना है ना, कैप्स के टी शर्ट में करो, पता नहीं चलता है। तुम ऐसे अलग से उसमें ये पिंक पहन के आ गया, वो तो लड़कियों में इसलिए पता ही नहीं चलता फिर कि लड़का है लड़की है क्या है। हाँ नहीं नहीं, वो अपने को पता थोड़ी करना है बेटा। बेटा वो एक को बातें करना नहीं बोला तो 50 कर लेते हैं यार, क्या हो आप लोग। सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इधर मेंट फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन तो हम लोग भी अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं अगर कंज्यूमर्स, तो उसको कंज्यूमर तो जो भी खरीद रहा है उसको हम लोग बाइफर्केट नहीं करते कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर तो जो भी खरीद रहा है एवरीथिंग इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और बिजनेस का ये देखना है कि वेदर, बेटा बातें नहीं ना, वेदर इट इज बाइंग फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा है तो फाइनल गुड्स, कंजम्पशन के लिए कर रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे फाइनल गुड्स पे, देन इट विल बी पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट। सो हाउस होल्ड जो कंजम्पशन जो खर्चा करते हैं दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो प्रोड्यूसर्स करते हैं फाइनल गुड्स पे उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स विल बी इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। है ना, कि जैसे मशीनरी खरीदा कोई बिजनेसमैन ने, तो मशीनरी को ना ही वो बेचने का उसका इंटेंशन रहता है इमीडिएट में, ना ही उस पर और कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके मदद से ट्रांसफॉर्मेशन होगा बट मशीनरी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बेसिकली इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। सो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है या कैपिटल गुड्स का यूज होता है, बट उसमें खुद में तो कुछ नहीं होता है एंड इमीडिएट रिजल्ट के लिए भी नहीं आता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।